अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुज़ाकरात की सरगोशियों के दरमियान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर के बाद तलखियों में मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर के जगह जगह रुकावटों का शिकवा करते हुए नफरतें बढ़ने की बात करते हुए दिखाई दी हैं। दूसरी तरफ कल तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की बात कर रहे थे। आज वो ये सवाल पूछते हुए सुनाई दिए कि इदारे पर हमला पीपल्स पार्टी करती तो न जाने क्या हशर होता। पीटीआई के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसी तरह की बात रात गए गवर्नर सिंध ने भी की। कामरान टेसोरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीटीआई से मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए। पीटीआई के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए जो एमक्यूएम के साथ रवैया इख्तियार किया गया था। आज इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा जिक्र करना चाह रही हूँ एक ऐसे मंसूबे का जो शुरू तो कह लीजिए कि सिक्योरिटी के लिए हुआ था, लेकिन अब गटर के ढक्कन ना होने, कचरे के ना उठने और तजावुज़ात की निशानदही तक सारे काम कर रहा है। और जब ये वीडियो मेरे सामने आई है तो मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत ने सेफ सिटी मंसूबे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुंसलिक करके ये साबित कर दिया है कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहें ना तो मुश्किल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। और इसकी पैरवी इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि ये स्क्रीन पर न सिर्फ बात होनी चाहिए बल्कि ये बाकी सूबों में भी हो सकता है, सिर्फ आपके पास वेल होनी चाहिए। तो ये पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है और इस पर इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे आज इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। इसके साथ साथ मोइन रियाज कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब असम्बली के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और साथ साथ नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हैं। तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। भट्ट साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं ना। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने बिल तरतीब शायद तीसरी या चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि आए बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें, सियासी तलखियों को कम करें, ज़रा टेम्परेचर को टोन करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ वज़ीर आला के साथ जब वो पंजाब जाते हैं उनके साथ जिस तरह का रवैया होता है, जिस तरह से रुकावटें लगाकर रोका जाता है, ऑफिशियल हैंडल्स से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक जिस तरह की बातें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि जैसे बकौल नून लीग पीटीआई में कुछ लोग बातचीत नहीं चाहते, तो आपकी जमात में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात आपने बात की, पीएम साहब तो 3 दफ़ा कह चुके हैं और मुज़ाकरात हम चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात किस बात पे चाहते हैं? मुज़ाकरात इस बात पे चाहते हैं कि अपोजिशन के साथ बैठकर जैसे इलेक्शन के फॉर्म्स हैं ये होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें जो एक जमहूरी तरीका है उसके लिए हम अपोजिशन को वो किरदार अदा करने की पूरी आज़ादी है अगर वो करना चाहें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आप देखें, जब भी कोई बात होगी उन्होंने कहना है जी कि उसको जेल से निकालो, कोई बात करनी है उससे करो। अब महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, वो भी इनके उस जंगल में फंस गए हैं, वो भी बेचारे चले जाएंगे 2-3 दिन बाद। महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं मुझे पूरा ये मैंडेट हासिल है। कहाँ चले जाएंगे 2-3 दिन बाद? जैसे पहले भी एक दफा हुआ ना कि वो छोड़ के बलूचिस्तान चले गए कि भाई ये बंदा सीरियस नहीं है। ये आप तज्जिया दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं? मुझे ये जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो यही होगा। अच्छा, ये अगर तो बात करें आप 2-3 दिन बाद छोड़ के ये ऐसे अगर आप देखें, क्योंकि जो रवैया पीटीआई की ये सेकंड जितनी लीडरशिप है, जो बातें वो कर रहे हैं, वज़ीर आला है, देखें पंजाब में वो गए, वेलकम वो ज़रूर है एक जमहूरी तरीके से, लेकिन उनके तरीक़ेकार देखें, उन्होंने असम्बली में जाके क्या उलटबाजियां सर की। उससे पहले जो तरीक़ेकार पंजाब हुकूमत की तरफ से हो रहा था उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमने उनको सिक्योरिटी फ्राहम की, पुलिस दी उनको सब। अगर हम उनको ना पूछते तो वो कहते देखो जी इन्होंने तो हमें पूछा ही नहीं, हमारे ऊपर ये लोगों ने वोटिंग की है, हमें बचाया नहीं। अब हमने उनको सिक्योरिटी दी। बट साहब क्या बात है आपकी, सर आप पंजाब असेंबली के अंदर जो हुआ उस पर आप शिकवा कर रहे हैं, लेकिन एक वजीर आला को आप आने पर ड्रग माफिया कह रहे हैं, वो आप नहीं समझते कि ये चीज ये क्या हुआ था? सर आगाज तो कह लें पहले आपकी तरफ से हुआ ना सर। साफत आजाद है, अगर कोई साफी सवाल कर रहे हैं तो मैं तो आपसे सवाल सर ये ऑफिशियल हैंडल से हुआ है पंजाब हुकूमत के, सोशल मीडिया पर चल रहा था। नहीं, आप मुझे बताया ना जिन साफी लोगों ने सवाल किया, जिन लोगों ने वो तो बाद में किया ना सर, वो तो पंजाब असेंबली के अंदर किया सर। और साफी ने सवाल ये किया कि पंजाब हुकूमत आपके लिए लिख रही है ड्रग माफिया, क्या आप लोग चर्च अपने साथ लेकर आए हैं? उस पर फिर जिस तरह का जवाब मीना खान ने दिया वो भी काबिल मजम्मत
था, लेकिन सवाल हुकूमत की तरफ से ही किया गया था, साफी की तरफ बात से। ये है कि जमहूरियत में आज़ादी है, लेकिन ये लोग जमहूरियत की आज़ादी का आप देख लें 2 साल से इन्होंने जमहूरियत के नाम पे पुलिस वाले शहीद कर दिए, रेंजर शहीद कर दी, 7 बंदे ले आए। ये इनका एक तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो कहता है भाई मुझे वो फिर लेके आए जैसे 2018 में है। मैं कहता हूँ कि 2018 है, 2024 है, बैठ के कर ले। आप लोगों को जब आ गए 2018 में, 2024 है, बैठ जाए दोनों इस पे, एक दूसरे के साथ गलतियां अपनी मान ले, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बैठ जाए कि आने वाले 3 साल बाद जो इलेक्शन होंगे उस पे कम से कम शफाफियत हो और एक दूसरे पे एतमाद हो। इसके लिए बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक, सही, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ और पूछूंगी आपसे ऐसा क्यों नहीं होगा। मोइन कुरैशी साहब ये फरमाइए सर, वजीर आला के हवाले से जो कुछ हुआ, रुकावटें लगाई गई, रोका गया, जो जबान इस्तेमाल की गई, ऑफिशियल हैंडल से जो कुछ होता ना वो मुनासिब नहीं था, लेकिन एक सवाल के बाद जिस तरह का जवाब एक वजीर की तरफ से दिया जाता है वो भी मुनासिब नहीं था, वो भी काबिल मजम्मत था। मानते हैं आप इस बात को, या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट किरण। द थिंग इज दैट कि आप एक इंसिडेंट का पहले बैकग्राउंड देखें। चीफ मिनिस्टर केपीके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्मॉलर प्रोविंस देन पंजाब, वो पंजाब एंटर होता है अटक से लेकर ठोकर नियाज बेग तक। कौन सा स्टेशन था जहां उसके लिए रुकावटें खड़ी नहीं की गई? कौन सा स्टेशन था जहां पर के तमाम दुकानें बंद करा के इवन के सर्विस स्टेशंस के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अंदर ना जाए? वो वॉशरूम से लेकर वॉशरूम यूज नहीं कर सके वो लोग, वो पानी का एक बूंद उनको वहां पर नहीं दिया गया। वाज दिस अ वेलकम फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट? नंबर 1। नंबर 2, जब वो असेंबली पहुंचे, I, being the leader of the opposition, I was the host and I am a witness to it. आप यकीन कीजिएगा, it was embarrassment for me कि being a member of Punjab Assembly, एक unwritten, unspoken जो है वो है कोड ऑफ कंडक्ट है कि किसी भी असेंबली का मेंबर अपनी सिस्टर असेंबली के अंदर सिर्फ अपना एमपी का या एमएनए का कार्ड दिखाकर जा सकता है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ केपीके, उस बिचारी को, खातून है हमारी, उसको मॉल रोड पर खड़ा रखा है इन्होंने। उसके बाद हमारे जो केपीके के एमपीए एमएनएस थे, आप यकीन कीजिएगा जिस तरीके से उनको मैन हैंडल किया गया, इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर ऑल द एमपीएस ऑफ द पंजाब असेंबली। इसके बाद एक फैसला हुआ था कि जो मीडिया टॉक होगी वो हमारी असेंबली प्रेमिसेस के अंदर, वहां पर ऑडिटोरियम है प्रेस क्लब के नाम से, वहां पर होगी। उन्होंने हमें, और हमने बिल्कुल उनकी इस बात से माना। और इवन जो बीट रिपोर्टर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं ऑन योर ओन, यू आर अ वेरी अपना यानी कि आप पुरानी जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, आप खुद अपने सोर्सेज से डिग करें कि फैसला हुआ कि कोई नहीं आएगा, कोई बीट रिपोर्टर अंदर नहीं आया असेंबली प्रेमिसेस के अंदर, वो उन्होंने वहां इंतजार किया। बट द मोमेंट चीफ मिनिस्टर आया, 150-200 बंदा, जिनको कम से कम मैंने पिछले 2 साल में नहीं देखा कि वो बीट रिपोर्टर्स हैं या कौन है या यूट्यूबर्स थे, उनको वो असेंबली जिसके अंदर एमपीए एमएनएज ऑफ केपीके और हमारे अपने जो नेशनल असेंबली के एमएनएज हैं, आई स्वेयर उनको नहीं आने दिया गया। और ये जनाब 150-200 बंदा अपना सीएम साहब को धक्के मारते हुए अंदर आ गया और फिर उनके ऊपर इस किस्म के बिलो द बेल्ट। ये क्या कह रहे हैं आप? ये पंजाब हुकूमत ने भेजा था साफी बना के, जाली साफी बना के 150-200 बंदा? सर मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं बगैर किसी उसके से आपसे नहीं कह सकता, बट मैंने कम से कम उनको असेंबली कवर करते हुए पिछले 1.5-2 साल में नहीं देखा। आप खुद अपने सोर्सेस से चेक करा लें, वहां के बीट रिपोर्टर से। जो बीट रिपोर्टर्स हैं, चाहे पीएमएलएन के हैं, पीटीआई की बीट कवर करते हैं, वो खुद हैरान थे कि ये कौन लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो अपना मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे जो पंजाब की हैं, ये उनके कोई पेड स्टाफ थे वहां का, जो कि यूट्यूबर बनकर अंदर आ गया और दे वो फेड विद दीज काइंड ऑफ इमोरल क्वेश्चंस जो उन्होंने वहां पर किए। अब एक शख्स
हमारा मिनिस्टर मीना खान अफरीदी, जिसके ऊपर उससे पहले एक कम अज कम, मैं आपको वीडियो कहीं तो शेयर कर देता हूँ, 8-10 ठीक। गार्ड्स ने जी। उसके ऊपर हमला किया और ही वाज पुश्ड हाँ। अगेंस्ट द वॉल। उस सूरत हाल में जब सुबह का वो निकला हुआ परेशान, ठीक। पानी नहीं है, खाना नहीं है, जी। उससे आप ऐसे सवाल करें तो डेफिनेटली आप उस वक्त उसकी सूरत, मतलब उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड चेक करें। लेकिन सर ये फिर भी मोइन साहब, फिर भी ये जस्टिफाई नहीं हो सकता ना सर कि किसी भी खातून के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए सर, और किस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए जाएं। अगर उनको पानी नहीं मिला था, खाना नहीं मिला था, वो रेस्ट नहीं कर पाए थे, सारी बातें जस्टिफाई हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद और उसका रिएक्शन इस तरह का हो, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। अब मोइन साहब मुझे ये फरमा दीजिए साथ साथ कि इससे पहले जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब लाहौर आए हैं, इसी तरह से हमें पहले अली अमीन गंडापुर साहब को भी हमने इसी तरह से देखा था। वो आते थे, वो इसी तरह से विजिट करते थे, लाहौर की गली कूचों में निकलते थे, लोगों से मुलाकातें भी कर लेते थे। तो सर क्या वजह है कि केपीके के वजीर आला को उठकर लाहौर आना पड़ता है? यहाँ की पीटीआई की क़यादत खुद क्यों नहीं मोबिलाइज कर पा रही होती, या खुद क्यों उस तरह से नहीं एक्टिव दिखाई दे रही होती लाहौर में या पंजाब में? नहीं, नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। देखें, पीटीआई इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री। पीटीआई जो है वो एक फेडरेशन की जमात है। आप हमारे ये भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछें इनकी पार्टी का प्रेसिडेंट और इनका सेक्रेटरी जनरल कौन है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, गौहर खान, ही इज फ्रॉम केपीके, और जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है सलमान अकरम राजा, ही इज फ्रॉम ठीक। पंजाब। और ऐसी बात नहीं है, हमारा जनरल सेक्रेटरी हैज बीन विजिटिंग सिंध। यहाँ अपना बीबी मौजूद है, नाज जी। बलोच साहिबा, वो वहां पर सिंध में वो दौरे करते रहे हैं। इसी तरीके से हमारी क्योंकि फेडरेशन की जमात है, पीपल डू कम फ्रॉम डिफरेंट सर प्रोविंसेस, आप बट मोइन आई साहब, आप भी जानते हैं कि मैंने किस तनाजुर में आपसे सवाल पूछा है, क्योंकि ये मैं अब पंजाब आपको की क़यादत के हवाले से तो आप लोगों के अपने अंदर ये सवाल उठता रहता है। आप लोग जलसे मुनक्किद करते हैं या रैलियां मुनक्किद करते हैं तो पंजाब की क़यादत नहीं निकलती है, आपके अपने ग्रुप के अंदर ये सारी बातें हो रही होती हैं। मोइन साहब मुझे ये फरमाइए, वजीर आला क्योंकि अलीमा खान साहिबा से भी मिले हैं, तो खान साहब का जो पैगाम उनके पास आया है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, जी सर सवाल साथ साथ ले लें, जवाब ऐड कर दीजिएगा, तो क्या अलीमा खान साहिबा भी उस स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा होंगी जिसका आगाज वजीर आला करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर करूं कि अलीमा बीबी साहिबा ने और उनकी बहनों ने एक दफा नहीं, मुतअद्दिद दफा कहा है, हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यू बीइंग अ सिस्टर, आप मुझे बताएं कि जिन बहनों का अकलौता भाई जेल के अंदर हो पिछले 2 साल से, और उसको हर किस्म के जेल मैनुअल के राइट से उसको डिप्राइव किया गया हो, वो सिर्फ जाती हैं अपने भाई की मोहब्बत, अपने भाई और अपना भाभी के लिए वहां जाती हैं। अब वहां से पहले से पॉलिटिकल लोग मौजूद होते हैं, हमारे पीटीआई के वर्कर्स मौजूद होते हैं। हर कोई जो अडियाला में इकट्ठा होता है, जो स्ट्रीट्स पे निकल रहा है, वो खुद अपने लिए और खान के विजन ठीक। के मुताबिक निकल रहा है। एमपीएस जो जहाँ जाते हैं, जी। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, वो जाते ठीक। हैं क्योंकि उनको अपने हलकों के अंदर जवाब देना है। अच्छा, यहाँ मैं जी एक चीज, वो ठीक। आपने कहा सीएम साहिबा का, वो मोइन अपना साहब आपका सीएम, पॉइंट आ गया सर, मुझे इजाजत दीजिए। नाज मेरा साहिबा सिर्फ काफी ये देर से पॉइंट खामोश जरूरी बैठी है। हुई, जरा उनका कमेंट शामिल कर ले, फिर दोबारा आती हूँ, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। ओके, नाज साहिबा बहुत शुक्रिया, ओके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप मुझे ये फरमाइए, बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर इदारों के ऊपर हमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया होता तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाता, पीटीआई के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब पीटीआई के हवाले से अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, एक लंबी लिस्ट है पिछले 2-2.5 सालों में जो कुछ पीटीआई के साथ हो गया है, लेकिन जो बिलावल साहब कह रहे हैं उस तनाजुर में अगर देखते हैं तो क्या ऐसा होता पीपल्स पार्टी के साथ जो पीटीआई के साथ नहीं हुआ, या मजीद क्या आप चाहते हैं कि पीटीआई के साथ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण, सबसे पहली बात तो ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा संजीदगी के साथ बहुत ही बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए पार्लियामेंट के अंदर भी हमेशा पीटीआई को ये हिदायत दी कि खुदारा इस पार्लियामेंट की जो तौकीर है उसको आप कायम रखें, आप अपना पार्लिमानी किरदार अदा करें और आपस में तफरुका और नफरत की सियासत को साइड पे करके एक्सट्रीमिज्म की सियासत को साइड पे रखें, और ये जो हेट पॉलिटिक्स है इसको साइड पे, और झूठ की बुनियाद के ऊपर जो आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, इस प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस प्रोपेगेंडा की सियासत को साइडलाइन करके आप सही मानों में आके अवाम की खिदमत करें।
तो देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगता है फ्रॉम द असैसिनेशन ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो टू द असैसिनेशन ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान उठाया है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जद्दोजहद और स्ट्रगल है, उसके अंदर जेलें हैं, उसके अंदर कोड़े हैं, उसके अंदर बहुत बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर अपनी तकरीर में भी शहीद मोहतरमा की 18वीं बरसी के मौके पर भी उन्होंने यही बात कही कि पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की, हेट की और इंतकाम की सियासत नहीं की। हमने हमेशा रवादारी की सियासत की है। जरदारी साहब के हवाले से कहा कि मफाहमत के बादशाह हैं, रास्ता यहीं से निकलेगा। मेरे लिए हैरानी की बात यही थी नाज साहिबा कि जब कल बिलावल साहब कह रहे हैं कि मफाहमत का रास्ता यहीं से निकलेगा, तो आज कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो एक तो क्या होना चाहिए, दूसरा जरदारी साहब क्या कोई किरदार अदा कर रहे हैं फिर मुज़ाकरात के हवाले से या रास्ता निकालने के हवाले से? किरण, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूं कि जो पीटीआई की लीडरशिप पार्लियामेंट में खड़े होकर और जलसे जुलूसों में खड़े होकर कहते थे कि इनको फेंटियां लगाऊं, इनको रुलाऊंगा, आपको याद है ये अल्फाज कि इनको रुलाऊंगा, जेलों में से इनकी सारी सहूलतें छीनूंगा, ये कौन कहा करता था? ये कौन कहा करता था? और तब हम कहते थे कि ये जो पहिया है, आपको भी याद होगा क्योंकि आप उस वक्त पीटीआई का हिस्सा ही थी। नहीं 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 नहीं, दिस वाज नॉट द टाइम। नहीं नहीं, मैंने पीटीआई को बहुत अच्छे भले वक्त में छोड़ा था। मैंने हुकूमत में मराते नहीं ली ना, मैंने आप जानती हैं ये सियासी बातें होती हैं। मुझे तो वो भी याद है कि वो अब गले में रस्सियां डाल के लाहौर की सड़कों पर भी घसीटना था, पेट फाड़ के पैसा भी निकालना था। तो ये सब सियासी स्टेटमेंट्स होते हैं ना। If you allow me थोड़ा सा uninterrupted मैं अपनी मुकम्मल बात कर लूं। ये सियासी गुफ्तगूएं महज नहीं थी, ये वो इंतकामी कार्रवाई थी जिसके नतीजे में पिछली हुकूमत में, जब पीटीआई हुकूमत में थी, इन्होंने आगे ऑपोजिशन के बेंचेस के फ्रंट लाइन के तमाम मेंबरों को अक्रॉस द बोर्ड, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, हर ऑपोजिशन के मेंबर को इन्होंने जेलों में झूठे केसेस पे, नैब में किसी पे मंशियात डाल दो, किसी पे कुछ डाल दो, किसी को राह चलते पकड़ लो और लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात करके उनको जेलों में डाल के दे वर एंजॉयिंग दिस, इस इंतकाम को, इस नफरत की पॉलिटिक्स को ये एंजॉय कर रहे थे। इनको एहसास नहीं था कि आज हम हुकूमत में हैं, कल ऑपोजिशन में होंगे और ये चक्की गोल गोल पिसती है। तो देखिए बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ बर्दाश्त किया और सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने की जमहूरियत में बात की, और आज भी हम मफाहिमत की बात करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि सियासत में मफाहिमत के दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन मुझे बात मुकम्मल करने दें। मगर देखिए किरण, बात यह है कि जेल के अंदर से बैठा हुआ एक शख्स अगर ट्वीट करता है और वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ जिस किस्म के गलत अल्फाज और नाजिबा जुमले इस्तेमाल करते हैं और अभी तक 9 मई वाला बयानिया लेकर अगर आप जारी रखते हैं तो आप कहीं पर भी जाएंगे आपको एजिटेशन का सामना करना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर आप नफरत के बीच, मुझे बताइए ना जरदारी साहब कोई किरदार अदा करेंगे? ये जो नाज साहिबा हम मफाहमत की बात सुन रहे हैं, मुज़ाकरात की बात सुन रहे हैं, तो क्या जरदारी साहब इसके लिए कोई किरदार अदा करें? क्योंकि कल जब आपके चेयरमैन ने ये बात कही बीबी साहिबा की बरसी के मौके पर, तो उस वक्त फिर यही सवाल गूंजता है जहनों में कि क्या जरदारी साहब अपना कोई किरदार अदा करने जा रहे हैं? देखिए मफाहिमत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए इनके मेंबरान आए और अपना किरदार अदा करें, इसको मफाहिमत कहते हैं। और आकर जब आईनी तरामीम होती है उसमें अपना किरदार अदा करें। ये नहीं होता कि जब आईनी तरामीम आए तो आप बैठकर शोर मचाएं, आप गलत जुमले कसें और आप कोरम पॉइंट आउट करके और आप हर बात पे एक ही मुद्दा लेकर आ जाए कि जनाब जेल से रिहा किया जाए इनके लीडर को। ये पॉलिटिक्स नहीं होती। सियासत के अंदर 12-12 साल की कैदे जरदारी साहब ने काटी हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नजरिए पे कायम दायम रही। हमने कभी सही, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि मुफाहमत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है, और इसी मुफाहमत के हवाले से ना मुझे वो अयाज सादिक साहब की बात याद आ गई। कल कह रहे थे वो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बट साहब मिलकर खेलने का, लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा रखती है। आज बिलावल साहब से सवाल हुआ तो वो कह रहे हैं कि ये तो आवाम डिसाइड करेगी कि कितनी लंबी इनिंग्स, कौन कितनी लंबी इनिंग खेलेगा और ये कॉम्बिनेशन क्या होगा। सर देखें, बात ये है कि मैं ज़रा मोइन रियाज कुरैशी साहब की बातों का जवाब दे दूं या ये सादगी से इतनी बातें कर रहे हैं, कितने प्यार मोहब्बत से कह रहे हैं जी कि जब वो सुहेल अफरीदी निकला, इनको रोका गया, बड़ी मुश्किलें पैदा हुई, पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला। ये तो वो करबला के वो मंजर पेश कर रहे हैं। एक वज़ीर आला है अपने सूबे का,
आप देखते थे वो जो वज़ीर आला आता था तो अपने साथ क्या फोर्सेस और चीज़ें और खाना तो क्या हर चीज़ें साथ लेके आते थे और गन्ने भी उठा के आते थे, नहीं छोड़ेंगे। ये इनको कहा था अगर आप एक जमहूरी तरीके से आएंगे तो आप में कोई रुकावट आपको नहीं मिलेगी। ये आए हैं, ये इनको वहाँ इन्होंने बार में खिताब करना था पंजाब असम्बली में, इनका क्या पोजीशन को जी हमने उनको बुलाया। आप मुझे बताएं, ये गए हैं वहाँ, अगर लोगों ने दुकानें बंद कर दी या इनका इस्तकबाल नहीं किया तो ये हमें कहते हैं जी आपका कसूर, आपने रोक दिया। हमने रोक दिया कि लोग आपके लिए नहीं आए। आप 2 साल से पंजाब असेंबली में बैठे ना, पोजीशन क्या कर रही है? सेल अफरीदी साहब जाके वहाँ क्या कर रहे हैं अपने साथ? फिर वो गुंडा ही ले गए ना। चलें, आपका जवाब आ गया। आपका सवाल आ गया ना सर, मेरे सवाल पे भी तो आ जाए। बात ये है कि अगर ये यही रवैया रखेंगे जिस तरह ये चल रहे हैं जी, तो फिर इनके साथ जब भी ये रवैया रखेंगे कानून अपना रास्ता लेगा। जब कानून अपना रास्ता लेगा तो फिर आपको ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपना रवैया चेंज कर ले। मीनिंग वाला जवाब भी देते हैं अयाज सादिक साहब और बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं। देखें हम जो जितने भी कोलिशन में जमाते हैं ना हुकूमत में, हमारे अगर 100 इख्तलाफात होते हैं तो इख्तलाफ जो होता है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। हम बैठ के बात करते हैं। जब इख्तलाफ चल रहा है क्या कोई? नहीं, देखे ना, जब हम जो सेकंड होते हैं ना लीडरशिप, वो आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी आ जाते हैं। पिछले दिनों भी जब लीडरशिप बैठती है तो बात खत्म हो जाती है। अभी कोई इख्तलाफ चल रहा है क्या? क्योंकि जरा अलग अलग नैरेटिव आ रहा है। नहीं, देखिए कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, आपको सामने नजर आएगा। सर फिलहाल मेरी टीम मेरे साथ इख्तलाफ कर रही है, मुझे ब्रेक लेना है। 3 साल ब्रेक लीजिए नाज़रीन, मेरे तीनों मौजूद में मौजूद हैं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मोइन कुरैशी साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। सर ये बताइए, वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं ये जो कोट लखपत के कैदी हैं, इनकी परोल पर रिहाई का मुतालबा जो किया जा रहा है तो उसके लिए हुकूमत को दरख्वास्त देनी होगी, फिर ही कोई फैसला हो सकता है कि आया उनकी रिहाई अमल में आएगी या नहीं आएगी। तो क्या फिर आप लोग कोई दरख्वास्त देने जा रहे हैं हुकूमत को? सर देखिए, मैं इससे पहले थोड़ी सी एक आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये घूम फिर कर 9 मई के ऊपर आ जाते हैं। हमारी लीडरशिप ने और एवरी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द असेंबली ने कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप 9 मई के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाएं ताकि सच सामने आए, और जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं हमारी पार्टी ने कहा पर पहले उसका तयन तो करें उस जुडिशियल कमीशन के थ्रू कि उसमें इन्वॉल्व कौन है। नंबर 1। नंबर 2, सर मेरे लिए अपना भट्ट साहब ने अभी एक बात कही कि लोगों को पता चला कि सीएम केपी के आ रहे तो उन्होंने दुकानें बंद कर ली। सर ये तो हकीकत मानो में इट इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी कि चाहे पुलिस ने जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकानें बंद कराई, फिर भी आप देखें कल जहां वो गए, लंडा बाजार गए हैं, दिल्ली गेट गए हैं, जहां जहां वो गए हजारों का मजमा इकट्ठा हो गया। दुकानें चाहे पुलिस ने 2-2 घंटे पहले आके करा ली। देखें जी, बात है बड़ी क्रिस्टल क्लियर। पॉलिटिक्स हमेशा होती है अवाम के साथ। अवाम 80 to 85% जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। पॉलिटिक्स बगैर अवाम के हो ही नहीं सकती। इस टाइम अवाम बिल्कुल ठीक। सर आपका पॉइंट इस पे आ गया है। अब मुझे बताइए ना सर, पेरोल के लिए आप लोग रिहाई के लिए कोई दरखास्त देंगे हुकूमत को? It has not been decided yet by the political party. हमारी जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है, आई एम अ मेंबर ऑफ दैट, उसके अंदर इस किस्म की एप्लीकेशन का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ना साहिबा, मुझे ये फरमाइए कि अब लाहौर के विजिट के बाद अगला विजिट जो होना है वो कराची मंजिल है, तो क्या सिंध गवर्नमेंट ऑफिशियली उनको वेलकम करेगी? एक सूबे के वजीर आला कराची आ रहे होंगे, फैसिलिटेट किया जाएगा उनको, या इसी तरह के कुछ मनाजिर होंगे जो लाहौर में देखे हमने? देखिए, बात यह है कि जो एजिटेशन की और जो हेट पॉलिटिक्स, और मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि प्रोपेगेंडा के ऊपर, झूठ के ऊपर सियासत का वतीरा पीटीआई ने अपना चला के रखा हुआ है। अगर तो ये अपनी झूठ की फैक्ट्री बंद करें तो फिर उसके बाद सही मानों में सियासत होती है, और इसमें कोई कबाहत नहीं है। बल्कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो केपीके में खुद काम की बहुत जरूरत है। बहुत ही अच्छा होता कि इनके जो चीफ मिनिस्टर दौरों पर निकले हुए हैं, गो केस में कोई हर्ज नहीं है। पूरे पाकिस्तान में हम एक दूसरे सूबे में जा सकते हैं
और ये हमारा जमहूरी हर एक का हक है। लेकिन बेहतर ये होता है कि केपीके के जो बदतर हालात हैं, जो बुरे हालात हैं, वहाँ लोगों के बुनियादी इश्यूज हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो ये जो उनका अवलीन काम है, जिस तरह सिंध में आप देख रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं लोगों की खिदमत करने में। हम हेल्थ के शोबे में जिस तरह काम कर रहे हैं, एवरी डे वी आर डूइंग समथिंग न्यू, और हम लोगों को हम दूसरे सूबों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये भी कोई अच्छा काम करके एग्जाम्पल आपने सेट क्लियर नहीं किया वैसे कि आप लोग फैसिलिटेट करेंगे उनको या ऑफिशियली चाय के बुलाएंगे? क्योंकि कल जब प्रोग्राम में बात हो रही थी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर मरियम साहिबा या पंजाब हुकूमत जो है ना वो उनको ऑफर कर देती कि आप आए चाय पिए आकर हुकूमत के साथ, तो ये शायद पीटीआई के लिए ज्यादा मुश्किल सिचुएशन हो जाती। जनाब, ये कोई दावत वलीमा तो है नहीं जो इनको बुला के खाबे खिलाए जाएं और इनको चाय पिलाई जाए। ये इनका सियासी अगर जो इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, ये किसी सूबे में जाकर जो है अपने लोगों से मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, जो इनकी पार्टी के लोग काम करना चाहते हैं। आई थिंक जो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना हक है, लेकिन मैं आपको दोबारा ये बात कहना चाहती हूँ कि जो नफरत के बीच पीटीआई ने बोए हैं, कम अज कम अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। कराची में अभी पहले बात हो रही थी। चले मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैंने बट साहब से भी बात करनी है ना साहिबा, लेकिन मैं जरूर ये याद रखूंगी कि इसके अलावा अगर केपीके के वजीर आला के अलावा कोई और वजीर आला आपके सूबे में आ रहे हो या पंजाब जा रहे हो और वहां पर चाय वाय की तकरीब हो रही हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये अब हुकूमत की तरफ से नहीं बुलाया गया, ये दावत वलीमा ही हो रही है। मुझे फरमाइए सर, मरियम साहिबा जा रही हैं दुबई, रवानगी की खबरें कुछ आ रही हैं, फिर उसके बाद लंदन भी गालिबन उन्होंने जाना है, तो वहाँ क्या मसरूफियात होंगी वजीर आला की? नहीं, ये वैसे मियां साहब का चेकअप पिछले दिनों ऑपरेट हुआ था जी। तो वो चेकअप के लिए जाते हैं नॉर्मल, तो वो साथ बेटी चली जाती है तो अच्छा होता है कि वो जाती है साथ। तो अगर 1-2 दिन के लिए वो जा रही है, निजी दौरा है ये उस तरह की बेसिकली तो अपना चेकअप कराने जाते हैं मियां साहब, ठीक है, ये होता है। और दूसरी बात है, मेरे भाई जो है वो कह रहे हैं कि इनको ये कहें कि अगर सर बड़ा प्यार है आप लोगों को। नहीं, मुझे इनसे प्यार है, नहीं मुझे इनसे प्यार पता है क्यों है, आपने हर बात का जवाब देना। मैंने इनको सिर्फ ये कहना है कि आप कितनी सादगी से कह रहे हैं जी हम आए थे, आप आए, दोबारा आए, जब दिल करे आए, लेकिन आप जमहूरी तरीके से आए, वहां बैठे, तकरीर करें, जलसा करें। आप जाते ही इसीलिए हैं कि इंतशार फैलाना है, क्योंकि अच्छा मुझे ये नहीं पता कि केपीके के वज़ीर आला के पास कितना टाइम है कि उसका सूबा कितना, शायद इसलिए गए हो कि पंजाब में जितने अच्छे काम कर रहे मरियम साहिबा वो देखें और फिर जाके अपने सूबे में काम करें। ये बड़ी बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि मैं मोइन साहब को इस बात का फिर जवाब देने का टाइम ना दूं, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए आए हैं कि मैं खुद जाके देखूं कितने अच्छे काम हो रहे हैं, तो इनको चाहिए कि वहां जाके भी ऐसे काम करें। चले ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नाज बलोच साहब आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में एमक्यूएम के हवाले से अब जरा बात कर लेते हैं। जो कुछ कल रात हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू हमने सुनी, इस पर बात करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के आम रहनुमा हसन साबिर साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ हसन साहब। ये फरमाइए कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं इस वक्त, वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, दूसरी तरफ से कुछ सीनियर साहब ये खबरें देते हैं कि निकात भी तय हो गए हैं, किन पॉइंट्स पर बात की जाएगी हुकूमत की तरफ से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे भी कर दिया गया है। लेकिन फिर मैं गवर्नर साहब को सुनती हूँ, वो ये कहते हैं कि बात ही नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? ये गवर्नर साहब की राय है या ये एमक्यूएम की राय है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एमक्यूएम तो मुज़ाकरात में बिलीव करती है और एमक्यूएम अपने दरवाजे और हमेशा खुले रखती है, और एमक्यूएम ये समझती है हमेशा से कि जो सियासतदान है उनको आपस में मिल बैठना चाहिए और जो मुल्की मसाइल है उन पर गुफ्तगू करके उन मसाइल का हल निकालना चाहिए। ये जो लफ्जी गोलाबारी है इससे मसाइल हल नहीं हो सकते, और पाकिस्तान मुश्किलात में जो घिरा हुआ मुल्क है उसको इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठना चाहिए। गवर्नर साहब की जाती राय है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए पीटीआई के साथ। देखिए, ये मेरे क्योंकि गवर्नर सिंध उनका ताल्लुक एमक्यूएम से यकीनन है, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो डेफिनेटली उनका हो सकता है कि जाती एक बात हो, लेकिन इसकी कहीं हमारे पास तो कोई ऐसी बाज़गश्त नहीं है
ना एमक्यूएम के अंदर कोई डिस्कशन ऐसी हुई है, ना ही एमक्यूएम इस बारे में आपने क्लियर कर दिया। अब मुझे ये फरमाइए सर, मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं और 13-14 साल के बाद उन्होंने बात की कि लंदन में इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम अल्ताफ हुसैन पर लगाया, कहा कि यह कत्ल बानी को सालगिरह का तोहफा था। बहुत बड़ा इल्जाम है ये। हसन साहब, क्या सबूत हैं इस हवाले से उनके पास? किरण, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्तफा कमाल भाई ने ये आज ये बात नहीं कही है मीडिया के ऊपर। इससे पहले 8 साल पहले भी ये बात मुस्तफा कमाल भाई ने मीडिया के सामने रखी थी कि इस बेईमाना कत्ल के पीछे तहकीकात जो कि नहीं हो रही हैं, तो अल्ताफ हुसैन साहब को चाहिए कि स्कॉटलैंड यार्ड को लेटर लिखें, क्योंकि अगर वो एक एमक्यूएम के बानी और कायद हैं और उनको चाहिए कि वो इस अपने कन्वीनर के कत्ल की तहकीकात के लिए, अगर उनको क्लियर कर दिया था स्कॉटलैंड यार्ड ने, लेकिन किसी ने तो कत्ल किया ना, वहां बेईमाना कत्ल हुआ, वहां पर अगर स्कॉटलैंड यार्ड उस तहकीकात को क्लोज कर रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने कन्वीनर के कातिलों को गिरफ्तार करवाए और उनको सजा दिलवाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तक कोई दरखास्त स्कॉटलैंड यार्ड को किसी और फोरम के ऊपर, अदालतों के अंदर एमक्यूएम लंदन ने नहीं दाखिल की, नहीं दायर की, ना ही उसकी तहकीकात का कभी सोशल मीडिया पे भी मुतालबा नहीं किया। एमक्यूएम तो मुसलसल कर रही थी। तो पाकिस्तान में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो आज भी जेल के अंदर कैद हैं, जो कि डॉक्टर इमरान फारूक, सर याद है मुझे कहाँ ले आया ये शख्स वाली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी ये तस्करा हुआ था। लेकिन मैं सवाल ये कर रही हूँ कि ये इल्जाम अभी बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात की ना, तो इस इल्जाम के लिए सबूत भी तो होने चाहिए। तो मुस्तफा कमाल साहब के पास सबूत मौजूद हैं इसे साबित करने के लिए? देखिए, मुस्तफा भाई ने कह रहे हैं ना कि अगर उनके बेटे दोबारा ये केस रीओपन करते हैं तो वो साथ देने को तैयार हैं, वो अदालत जाने को तैयार हैं साथ में। बड़ा बबांगे दोहल बयान दिया है मुस्तफा भाई ने आज, और यकीनन इसके शवाहिद, इसके ताने बाने जहां जुड़ते, जहां से मिलते हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। उसके बगैर तो वो बात नहीं करते। मुस्तफा कमाल भाई के किरदार को लोग जानते हैं, आप भी उनको बहुत अच्छी तरह से समझती और जानती हैं कि वो आकर अगर मीडिया पर कोई बात कर रहे हैं तो बगैर किसी सबूत और किसी ठोस सबूत के बगैर वो बात नहीं कर रहे। तो वो बहुत एलानिया उन्होंने बात की कि आज भी अगर बानी एमक्यूएम जो है वो दरखास्त दे दें स्कॉटलैंड यार्ड को और तहकीकात के लिए दोबारा रीओपन करवाएं केस को, अगर वो नहीं कर रहे तो उन बच्चों से जो डॉक्टर इमरान फारूक के बच्चे हैं, जिनसे उनसे भी मुस्तफा कमाल भाई ने आज ये बात की है, कल ये बात की थी जब तदफीन के दौरान, कि वो दरखास्त दें, वो दरखास्त एप्लीकेशन वहां फाइल करें। और ये मुस्तफा कमाल की जाती राय है या ये बतौर पार्टी उन्होंने ये ऑफर की है? और जब उन्होंने ये ऑफर किया है तो बच्चों ने जवाब क्या दिया इस पर? देखिए, अभी तो वो जाहिर है कि एक सदमे की हालत में है। जब वो बच्चे बहुत छोटे थे, 5 साल 6 साल की उम्र के थे, जब उनके वालिद का जो है वो बेईमाना कत्ल किया गया, उनकी वालदा उस वक्त से ही एक कसम पुरसी के आलम में थी, ये भी सब जानते हैं। उनके ऊपर जो उनके ऊपर प्रेशर रहा इस पूरे अरसे 15 साल के अरसे में, ये भी सब जानते हैं। और इसी दौरान में ये बच्चे बड़े हुए, तो डेफिनेटली अब उनको थोड़ा सा एक टाइम चाहिए। उस टाइम के लिए उनके एक बात उनसे जरूर उनके जहन में रखी गई है, एक उनके सामने रखी गई है कि उनको इस सारे सिस्टम को क्रैक करने में जहां कहीं जरूरत पेश आएगी, वहां मुस्तफा कमाल भाई कहते हैं कि हम उनके साथ भी खड़े होंगे, हम उसे इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी की तरफ से बतौर पार्टी उन्होंने ऑफर की है, सारी पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि वो बानी एमक्यूएम के खिलाफ जाएंगे। देखिए, मुस्तफा कमाल भाई एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं, एमक्यूएम की तरफ से इलेक्टेड मेंबर हैं, एमक्यूएम के इलेक्टेड मेंबर होने की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान की वजारत सेहत के वजीर हैं। आज आपने जो मजमा देखा वो एमक्यूएम के ही कारकुनों का था। एमक्यूएम के मरकज बहादराबाद पर बैठकर ये बात की, तो डेफिनेटली एक पार्टी की बात है। और उसके अंदर अगर कोई और मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि इस कत्ल का इल्म सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि दीगर लोगों को भी था, तो वो कौन लोग थे जिनको ये इल्म था, कौन कौन जानता था इस बारे में? हसन साहब, देखिए, ये चूंकि उस वक्त 2 राब्ता कमेटियां होती थी, एक एमक्यूएम लंदन थी, एक एमक्यूएम पाकिस्तान थी। जो उनके चीदा रहनुमा जो लंदन में बैठे थे, जो पाकिस्तान में मौजूद थे, वो सब इससे वाकिफ हैं और ये बात लोगों के इल्म में। लेकिन वो जिस खौफ में मुब्तला रहे इतने अरसे तक, उस खौफ को तोड़ना पड़ेगा। उस खौफ को तोड़ेंगे ही तो इस बात सामने आएगी कि वाले थे
फारूक सत्तार साहब हो गए, हैदर नकवी साहब हो गए, दीगर लोग हो गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए, अब साबिक मेयर हो गए, ये तमाम लोग तो आज भी आप लोगों के साथ हैं ना, तो ये क्यों नहीं आ रहे, फिर ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मुस्तफा कमाल साहब ने सिर्फ अकेले दावा किया है या इल्जाम लगाया है या बात की है? इसी बुनियाद पर तो ये बात मुस्तफा भाई कह रहे हैं ना, क्योंकि जब अगर मीडिया के सामने नहीं तो पसे पर्दा तो ये बात हुई है ना, जब भी तो ये बात कर रहे हैं कि इल्म में तो सबके मौजूद है, तो अगर वो पसे पर्दा रहकर कोई मदद कर सकते हैं तो उनको भी करनी चाहिए। लेकिन फ्रंट के ऊपर मुस्तफा कमाल आने को तैयार है। मुस्तफा भाई ने जिस जोर शोर से ऐलान किया है, और यकीन जानिए कि उसके ऊपर जब भी कोई बात फोर्स किसी भी उसके ऊपर लेवल पे होगी, उस पर खड़े हुए दिखाई और लोग भी शामिल होंगे। हमारा ये ईमान है, हमारा यकीन है। छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम मामले की जानिब बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। खबरदार, ये जगह इंसानों के लिए महफूज नहीं है। ये बोर्ड ना अब भारत के हर एंट्री पॉइंट पर लगा देना चाहिए, क्योंकि मोदी के भारत में बसने वाली मुख्तलिफ अक़लियतें हों या फिर वहाँ आने वाले गैर मुल्की हों, कोई भी किसी भी जगह महफूज तो है नहीं। सिर्फ यही नहीं है, भारत में बसने और बाहर से आने वाली ख़वातीन तक अपने मुल्क में महफूज नहीं है। इसी वजह से भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली को दुनिया के रेप कैपिटल का खिताब मिला हुआ है। बीजेपी की मुसलसल 11 साला हुकूमत और मोदी की हैट्रिक जीत ने भारत में इंसानियत और अक़लियतों को क्लीन बोल्ड करके रख दिया है। बीजेपी के इंतहा पसंद हिंदुत्वा नजरिए ने भारत को मुसलमान, ईसाई, सिख और दीगर अक़लियतों के लिए जहन्नुम बना कर रख दिया है। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी इस हद तक बढ़ चुकी है कि 2 दिन पहले बांग्लादेश के साथ सिफारती सतह पर जारी कशीदगी के दौरान रियासत मगरबी बंगाल में इंतहा पसंदों ने एक भारतीय मुसलमान मजदूर को सिर्फ इसलिए डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया कि इस पर बांग्लादेशी शहरी होने का शुबा था। इसी दौरान मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर और भारतीय जनता पार्टी असेंबली ये कहते हुए सुनाई दिए कि बांग्लादेश को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए जैसे गाजा में इसराइल ने किया। 3 दिन पहले भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहा पसंद हिंदुओं ने क्रिसमस के त्यौहार को मसीही बरादरी के लिए अजाब में बदल दिया। रायपुर, आसाम, मध्य प्रदेश में क्रिसमस की तकरीबात पर हमले किए गए, गिरजा घरों और शॉपिंग मॉल्स में तोड़फोड़ की गई। दारुल हुकूमत दिल्ली में क्रिसमस मनाते ख़वातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों के खिलाफ मजालिम से मुतालिक सवाल पर प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया। मोदी की भारत को हिंदुत्वा रियासत में तब्दील करने की कोशिश के हवाले से दिल्ली के गैर सरकारी इदारे सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के ज़ेर इंतजाम आला तालीमी इदारों में गैर मुस्लिम तलबा की तादाद मुस्लिम तलबा के मुकाबले में ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुस्लिम तलबा की तादाद 52.7%, जबकि मुस्लिम तलबा की तादाद सिर्फ 42% है। बरसगीर के मारूफ तालीमी इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को ख़त्म करने के लिए इंतहा पसंद मुसलसल मुतहर्रिक हैं। 3 दिन पहले ही इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान उस्ताद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। भारत में मुस्लिम दुश्मनी तो इस हद तक बढ़ चुकी है कि ख़वातीन के पर्दे तक पर हाथ डाले जा रहे हैं। चंद दिन पहले ही बिहार के वज़ीर कुमार ने डॉक्टर्स की नई तकरीरों की सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब में सारी दुनिया के सामने एक बाहिजाब मुसलमान डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींच डाला। असल में नीतीश कुमार की इस घटिया हरकत के साथ ही भारत के मुंह से सेकुलरिज्म का झूठा नकाब उतर गया है। इससे भी घटिया हरकत सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई उस अफसोसनाक वीडियो में सामने आई, जहां रियासत गुजरात में मुसलमानों के घर गिराए जाने के दौरान हिंदुत्वा नजरिए को खुश करने के लिए एक बापर्दा खातून को सरेआम बालों से पकड़कर घसीटा गया। ये तो चंद मिसालें हैं ना, वरना भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ होने वाले मजालिम का हिसाब किताब शुरू हो तो शायद कई दिन लग जाएं, कई हफ्ते लग जाएं और जुल्म की दास्तानी रकम ना हो, ख़त्म ना हो। आलमी इदारे भी मोदी सरकार के नफरत के बयानिए पर आवाज़ उठा रहे हैं। अमरीकी विफाकी एजेंसी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में भारत में मजहबी इंतहा पसंदी को हासिल सरकारी सरपरस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए भारत पर पाबंदियां लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से 2024 तक बीजेपी हुकूमत ने फ़िरका वाराना पॉलिसियां नाफिज की हैं, जिसका मकसद भारत को हिंदू रियासत बनाना है।
इसी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मोदी और बीजेपी ने सियासी हिमायत के लिए मुसलमानों और दीगर मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियां और गुमराह कुन मालूमात फैलाई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी अक़लियतों के खिलाफ गलत मालूमात ने अक़लियतों पर तशद्दुद, टारगेट किलिंग और इबादत गाहों को मिसमार करने जैसे इक़दामात को हवा दी है। दूसरी तरफ इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली भारतीय तंजीमें सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने रिपोर्ट में भारत में अक़लियतों के खिलाफ मजालिम के होश उड़ा देने वाले आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 से जून 2025 के दरमियान भारत भर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेजी के 950 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अक्सर वाक़यात में हुक्मरान जमात बीजेपी के अफराद मुलव्विस पाए गए हैं। मोदी की मुसलमान नफरत की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मौजूद है, जो मौजूदा हुकूमत की 71 रुकनी काबीना है। 20 करोड़ आबादी वाली मुस्लिम अक़लियत का एक भी वजीर इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ यही नहीं है, पिछले साल इलेक्शन में मोदी की हैट्रिक जीत के बाद वजूद में आने वाली लोकसभा यानी कौमी असम्बली में बीजेपी इत्तेहाद एनडीए के 293 अरकान पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान, सिख या मसीही नहीं है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। चीन से जुम्मे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।